Hi everyone, welcome back to my channel Diverse Mentor Priya. In this video, I'm going to tell you about our environmental studies. इस वीडियो में मैं आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आप काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली हैं। प्रदूषण एक टॉपिक ऐसा होता है जो आपके सभी पेपर्स में चाहे वो आपका कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो, मास्टर्स का हो या फिर बीएड से रिलेटेड हो, तो ये आपका पर्यावरण जो टॉपिक है ये आपके एक पेपर में ज़रूर होता है। और जो आपके ग्रेजुएशन में तो पर्यावरण का एक पूरा पेपर ही होता है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ आपके पेपर के लिए पर्यावरण इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको भी पर्यावरण को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। और उसमें जो एक टॉपिक होता है प्रदूषण, पॉल्यूशन के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ पॉल्यूशन एंड हाउ टू रिड्यूस इट, कि हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं और कम से कम हम लोग प्रदूषण कर सकें। बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी किया करें आप लोग, ताकि दूसरे लोग भी वीडियो को देख सकें और मेरे चैनल पे आकर के मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रदूषण क्या होता है। तो प्रदूषण हम उसे कह सकते हैं जैसे कि हमारे पर्यावरण में अवांछनीय जो पदार्थ होते हैं, अवांछित पदार्थ होते हैं, उनके जब समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया होती है जिससे हमारे जीवन में संकट उत्पन्न होता है, उसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता जो होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। और जो हमारे पर्यावरण में जो पदार्थ हैं, अवांछित पदार्थ हैं, उनके समाविष्ट होने की प्रक्रिया प्रदूषण कहलाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रदूषण हम किसे कह सकते हैं। एक डेफिनेशन जो होती है प्रदूषण की वो यही है आपकी कि पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया को जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है प्रदूषण कहलाती है। अब प्रदूषक देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषक जो हमारे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्राथमिक होता है, दूसरा द्वितीयक होता है। जो लोग प्रदूषण उत्पन्न करते हैं या जिनके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है वो प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक के हम दो प्रकार कह सकते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक जो प्रदूषक होते हैं वो होते हैं जो अपने मूल स्वरूप में पर्यावरण में विद्यमान है। यानी कि जो प्राथमिक प्रदूषक होगा वो मूल स्वरूप में पर्यावरण में होगा। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, CO2 हो गया, CO एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो द्वितीयक हमारे होते हैं प्रदूषक वो कौन से होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं। यानी कि जो प्राथमिक होते हैं वो अपने मूल रूप में होते हैं। ठीक है, अपने रियल जो उनका रियल फॉर्म होता है उसी में होते हैं, हमारे प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। द्वितीयक हमारे वो होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के आपसी अंतःक्रिया के कारण, इंटरैक्शन के कारण जो निर्मित होते हैं वो होते हैं। जैसे हमारा हो गया O2 NO2 H2SO4। ठीक है, ये हमारी जो गैसें हैं ये हमारी द्वितीयक जो प्रदूषक हैं उनमें आती हैं। फिर देखते हैं प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। पहले मैंने आपको प्रदूषक बताया है जो प्रदूषण पैदा करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। और जो प्रदूषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होता है, एक प्राथमिक होता है, एक मानव जनित होता है। अब देख लेते हैं कि प्राकृतिक जो हमारा प्रदूषण होता है वो किस प्रकार का होता है। जैसे कि ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। ज्वालामुखी विस्फोट हमारा प्राकृतिक होता है। ठीक है, ये मानव निर्मित नहीं होता है, ये प्रकृति के द्वारा होता है। धान का खेत हो गया, जैसे कि पशुओं के जुगाली द्वारा मेथेन जो गैस निकलती है। जुगाली आप ये समझ सकते हैं, पशुओं की जो पॉटी टाइप्स होती हैं जो जुगाली होती हैं। ठीक है, उनसे जो मेथेन गैस निकलती है, CH4 का निर्माण आदि।
उसके बाद हमारा हो गया जो मानव जनित हमारे प्रदूषण होते हैं वो कौन से होते हैं। तो मानव जनित प्रदूषण होते हैं खनिज तेल का जलना, क्योंकि ये मानव बनाता है, ठीक है। तो खनिज तेल का अगर जलना होता है तो वो मानव जनित प्रदूषण होता है। निर्वनीकरण जो हमारा होता है, कीट तथा खरपतवार नाशक दवाएं होती हैं, औद्योगिक जो व्यर्थ पदार्थ आदि होते हैं, ये सब मानव के द्वारा प्रदूषण फैलता है, ठीक है। ये आपका प्राकृतिक नहीं है, ये मानव के द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। पहला हो गया आपका नेचुरल प्रोसेस, दूसरा आपका हो गया मानव जनित, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा क्या टॉपिक है, फिर है वायु प्रदूषण। अब ये हमारा जो एयर पोल्यूशन है ये एक टॉपिक है, ये आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है कि एयर पोल्यूशन जो है वो हम किसे कह सकते हैं। तो बाह्य प्रदूषण की स्थिति में जो हमारे बाहरी वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होने लगते हैं, जैसे कि CO2, CO2O, फ्लाई ऐश, धूलकण, NO2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वायु प्रदूषण को मापने की इकाई जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, या फिर माइक्रोग्राम या घन मीटर या मिलीग्राम या लीटर की जो वायु प्रदूषण को मापने की जो इकाई होती है वो हम लोग उसे ppm के नाम से जानते हैं, या फिर उसे माइक्रोग्राम के नाम से जानते हैं, घन मीटर बोलते हैं, मिलीग्राम या लीटर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को नाप सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी कि वायु प्रदूषण हम लोग किसे कहते हैं। तो जो बाह्य प्रदूषण की स्थिति में, ठीक है, बाह्य प्रदूषण की स्थिति में बाह्य वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होने लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब दूसरा हमारा टॉपिक है जो जल प्रदूषण है, देखिए, ठीक है, जल प्रदूषण कैसे होता है। तो अब हम लोग देखते हैं जल के मूलभूत जो होते हैं भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछनीय जो पदार्थ होते हैं उनके मिलने से उनके मूल गुण में जो परिवर्तन हो जाता है वो हमारा जल प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे कि कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जैसे जो हमारे फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें से जो निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है, या फिर जल घरेलू अपशिष्ट, जैसे कि आपके घर में जो जल का कूड़ा कचरा होता है, इकट्ठा होता है, समुद्र में तेल का रिसाव, कृषि कार्यों में प्रयुक्त रसायन आदि, ये सब क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। इस तरह से हमारा जो जल है वो प्रदूषित होता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है जो भूमिगत जल प्रदूषण कैसे होता है। तो देखते हैं हम लोग भूमिगत जो जल प्रदूषण है वो किन कारणों से होता है। पहले तो उनके जो तत्व हैं वो दो होते हैं, पहला होता है आर्सेनिक, दूसरा होता है फ्लोराइड। जो आर्सेनिक आपका तत्व है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और जो फ्लोराइड है वो राजस्थान में पाया जाता है। ये भूमिगत जल प्रदूषण होते हैं, भूमि के अंदर, ठीक है। फिर इनसे संबंधित जो बीमारियां हैं वो हम लोग देखते हैं। तत्व के नाम इधर दिए गए हैं, एक तरफ तत्व के नाम है, एक तरफ बीमारियों के नाम है। पारा से क्या होता है, मिनी माता बीमारी होती, ठीक है, ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको देखना है, ठीक है। पारा से क्या होता है, मिनी माता बीमारी होती है। कैडमियम से होता है इटाई इटाई नामक जो आपका एक बीमारी है वो होता है। ये आपके जो पेपर होता है, कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये ऐसे जो बीमारी हैं, डिसीजेज़ हैं, ये पूछी जाती हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर को टिक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको आंसर पता ही नहीं होता है। इसलिए जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें मैंने उन बीमारियों को मेंशन कर रखा है जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेट, जो आपका तत्व है उससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी। फ्लोराइड से होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस, आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट। तो ये यहाँ पे जो तत्व हैं, ये आपके जो बीमारी हैं जो फ्लोराइड नामक है, ये राजस्थान में, तो राजस्थान में आपका स्केलेटल एरोरोसिस होता है, ठीक है, ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में। बाकी जो आपका आर्सेनिक है यानी कि ब्लैक फुट, ये आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण देखते हैं
कि कैसे होता है और मतलब हम लोग कैसे बता सकते हैं कि मृदा जो है हमारी प्रदूषित हो रही है। तो मृदा में किसी ऐसे पदार्थ का मिल जाना जो उसकी गुणवत्ता और उसकी उर्वरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, उससे हमारा क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ आदि, अगर ये ऐसे तत्व जो हैं जो हमारे मृदा में मिल जाते हैं, जो उसकी गुणवत्ता को कम करते हैं, ठीक है, उसको प्रभावित कर देते हैं, इस तरह से हमारी जो मृदा है वो प्रदूषित होती है। और उदाहरण के तौर पर जैसे प्लास्टिक है, उसके तत्व मिट्टी में अगर मिल रहे हैं या फिर रासायनिक पदार्थ आदि, तो ये सारी चीज़ें हमारी मृदा को प्रदूषित करती हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण देखिए कैसे होता है, ऐसी ध्वनि जो सुनने में अरुचिकर हो। जैसे कि आप लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है, लेकिन अगर बहुत लाउड म्यूज़िक अगर बजा दिया जाए तो आपके कानों में झनझनाहट सी होती है, आप उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा आपको बहुत गुस्सा आएगी, आप इरिटेट हो जाएंगे। तो ऐसी ध्वनि जो होती है जो सुनने में अरुचिकर हो, आप बिना इंटरेस्ट के साथ उसे सुने, बिल्कुल सुनने का मन ना हो, तो उससे पता चलता है कि ध्वनि जो है प्रदूषण हो रहा है। फिर जैसे कि आपको उदाहरण पे देखते हैं, लाउड स्पीकर हो गया, हॉर्न हो गया, रेल हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, जेट इंजन आदि, इनकी जो आपकी ध्वनि है वो आपको सुनने में बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। हॉर्न अगर कोई लगातार बार बार बजा रहा है तो आपको बहुत गुस्सा आएगी कि क्यों बजा रहा है, आपके कानों में भी दर्द होगा। रेल का जो आवाज़ है, हवाई जहाज़ है, जेट इंजन, ये सब आवाज़ें आप सुनना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, अरुचिकर होंगी। तो इससे पता चलेगा कि ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है जो आपका ग्रीन मफलर है, ठीक है। ग्रीन मफलर अगर पूछा जाए कि कौन से प्रदूषण से संबंधित है, तो जो ग्रीन मफलर है वो आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसका जैसे हो गया अशोक का वृक्ष, ठीक है। ग्रीन मफलर इसका मतलब है कि जो ग्रीनरी होती है, आपके जो वृक्ष होते हैं, उसको एक ध्वनि प्रदूषण से एक जो आपकी एक्टिविटी होती है उसको जोड़ दिया गया है। ग्रीन मफलर पूछा जाए कौन से प्रदूषण से संबंधित है, आंसर आपका है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, जैसे कि अशोक का वृक्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित ध्वनि सीमा जो है वो कितने डेसिबल मानी गई है, आपकी 45 डेसिबल मानी गई है, ठीक है। जो WHO ने मानी है ध्वनि सुरक्षित ध्वनि सीमा, वो 45 डेसिबल मानी है कि इससे ज़्यादा डेसिबल की अगर ध्वनि आप सुनते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण होता है। 45 डेसिबल जो है आपकी वो सुरक्षित ध्वनि सीमा है, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कि हाँ, स्रोत क्या है बातचीत के, यानी कि ध्वनि के जो स्रोत हैं और तीव्रता उनकी कितनी होनी चाहिए। तो जो सामान्य बातचीत की जो डेसिबल है वो आपका 20 to 30 के बीच में होना चाहिए। फिर है उच्च आवाज़ में बातचीत 60 आपके डेसिबल में होना चाहिए। रेडियो संगीत 50 to 60 डेसिबल। हवाई जहाज़ 90 to 120 डेसिबल। जेट इंजन 148 डेसिबल। अंतरिक्ष यान जो है आपका 148 to 179 डेसिबल। ये क्या हैं, आपके जो स्रोत हैं और उनकी जो तीव्रता यानी कि डेसिबल की जो इकाई है वो आपको बताई जा रही है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट आपका जो देखिए यहाँ पर टॉपिक है वो है कि रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या चीज़ है। रेडियो सक्रिय जो प्रदूषण हैं वो कैसे होते हैं, तो कुछ तत्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण, ठीक है, जो नाभिकीय विखंडन होता है उनके कारण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व जो गामा किरणें होती हैं वो निकलती हैं, जिसे कि हम लोग रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि कुछ तत्वों के जो नाभिकीय विखंडन होता है उनके कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और गामा किरणें निकलती हैं वो हमारे रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर एक्स किरणें, यूरेनियम खदान, नाभिकीय परमाणु संयंत्र, थोरियम आदि, ये आपके रेडियो सक्रिय प्रदूषण के उदाहरण में शामिल हैं। अब इनकी घटनाएं देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो रेडियो सक्रिय प्रदूषण से रिलेटेड हैं। तो वो घटनाएं हैं आपकी भोपाल गैस त्रासदी, बहुत ही ज़्यादा आपके पॉपुलर जो ये है आपकी घटना है कि सब जगह ही फेमस है, एक्सट्रीमली बोलते हैं पॉपुलर। ये घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर को 1984 में।
ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कौन से सन में हुई है या फिर उसकी डेट क्या है। तो 3 दिसंबर 1984 में हुई थी भोपाल में। क्यों हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के द्वारा, ठीक है, ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। फिर है आपका क्या है, चेरनोबिल परमाणु आपदा हुआ था 1986 में यूक्रेन में यूरेनियम के रिसाव के कारण। ये जो गैसें हैं इनके रिसाव के कारण आपका रेडियो सक्रिय प्रदूषण हुआ था। आपकी जो इम्पॉर्टेंट है ये भोपाल गैस त्रासदी ज़रूर पूछी जाती है, आपको डेट याद रखनी है और आपको ईयर याद रखना है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषक, उनके स्रोत व प्रभाव। अब देख लेते हैं जो वायु प्रदूषक हैं और उनके स्रोत क्या हैं, उनके प्रभाव क्या हैं। पहला है यहाँ पर कार्बन यौगिक, ठीक है, CO और CO2 है कार्बन यौगिक। फिर है उसका स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन का दहन मोटर गाड़ी की। कार्बन यौगिक जो हमारा प्रदूषक है उसका स्रोत है जीवाश्म ईंधन का दहन तथा मोटर गाड़ी, और उससे जो प्रभाव पड़ता है वो है हरित गृह प्रभाव, श्वसन संबंधी समस्याएं। ये किससे होती हैं? कार्बन यौगिक से होती हैं, CO और CO2 से। स्रोत इसका क्या है? जीवाश्म ईंधन का जब दहन होता है तब ये होता है, और मोटर गाड़ी से ये प्रदूषण होता है, और इसका प्रभाव जो है वो हरित गृह प्रभाव पे पड़ता है, और श्वसन संबंधी जो आपकी समस्याएं हैं वो हो जाती हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रदूषक है वो है सल्फर यौगिक SO2 H1S, ठीक है, और जो यहाँ पर उसका स्रोत है वो है आपका ताप संयंत्र, रिफाइनरी, ज्वालामुखी विस्फोट। और जो प्रभाव है इसका ये क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है, इससे श्वसन संबंधी समस्या होती है, और पौधों में क्या होता है, क्लोरोसिस होता है, ठीक है, इसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है, श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, पौधों में क्लोरोसिस होता है। नेक्स्ट आपका जो प्रदूषक है वो है नाइट्रोजन यौगिक। नाइट्रोजन यौगिक NO और N2O इसका क्या होता है, सूत्र है, और इसके जो स्रोत हैं ताप संयंत्र हैं, मोटर वाहन है, वायुमंडलीय अभिक्रिया है। और इसका प्रभाव किस चीज़ पे पड़ता है, तो अम्ल वर्षा पे पड़ता है, पादपों की उत्पादकता में कमी होती है, आँखों व फेफड़ों में जलन होती है इस के प्रदूषक के कारण। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर प्रदूषक है वो है निलंबित कण, ठीक है, निलंबित कण है। उसके बाद इसका जो ये स्रोत है वो क्या है, निर्माण कार्य की वजह से होता है, भाप शक्ति की वजह से होता है, और संयंत्र और मोटर वाहन की वजह से होता है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, दृश्यता में कमी, यानी कि आईसाइट में आपके विजन में कमी है, लाल रक्त कण में निर्माण में बाधा तथा कैंसर जैसी समस्याएं इससे हो सकती हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रदूषक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है बेंजीन तथा इथाइल नामक जो आपकी गैसें होती हैं वो आपका ये प्रदूषक है। और ये जो है आपका हाइड्रोकार्बन, इसका जो स्रोत है वो है मोटर वाहन, पेट्रोलियम उद्योग। इसके कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो कैंसर का कारण है, श्वसन संबंधी समस्या है, समय पूर्व पत्तियों व फलों का गिर जाना, ऐसी परेशानियां इससे होती हैं। नेक्स्ट आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपके स्रोत हैं रेफ्रिजरेटर आपके स्प्रे से हैं। ये आप जो रेफ्रिजरेटर का ज़्यादा प्रयोग होता है, स्प्रे का ज़्यादा प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न करता है। और इसका प्रभाव किस चीज़ पे पड़ता है, तो ओजोन क्षरण में है, आपका भूमंडलीय ऊष्मन में है, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। नेक्स्ट है आपका ओजोन, ठीक है, जिसको हम लोग O3 के नाम से जानते हैं। इसका जो स्रोत है वो है मोटर वाहन। मोटर वाहन की वजह से क्या होता है, ओजोन में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और श्वसन संबंधी समस्याएं इस कारण होती हैं, पर्ण समूह को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर प्रदूषक है वो है सीसा। अब देखिए सीसा क्या होता है, इसका जो स्रोत है वो है मोटर वाहन। मोटर वाहन की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रभाव होता है, ठीक है। मोटर वाहन इसका स्रोत है किसका, सीसा का, और सीसा की वजह से प्रभाव पड़ता है, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी आपका प्रभावित होता है। नेक्स्ट आपका है रेशे यानी कि कपास और ऊन। ये इसका क्या स्रोत है, वस्त्र उद्योग तथा कालीन उद्योग।
इसका प्रभाव अगर किसी चीज़ पे पड़ता है तो वो फेफड़ों पर पड़ता है। इसकी वजह से आपके फेफड़े जो हैं वो प्रभावित होते हैं, उन पे क्या है, दुष्प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आपका है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस से देखिए क्या होता है, एस्बेस्टस खनन व निर्माण उद्योग है, इससे श्वसन संबंधी समस्याएं तथा कैंसर जैसी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट आपका है स्मॉग। स्मोक जो है N2O प्लस O2 तथा पैन के मिश्रण से बनता है और इसका जो स्रोत है वो है उद्योग तथा मोटर वाहन। इसकी वजह से देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, आँखों में जलन होती है तथा श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। ये थे आपके वायु प्रदूषण में कुछ आपके जो प्रदूषक थे, कुछ आपके यहाँ पे स्रोत हैं उनसे संबंधित, और उनसे संबंधित जो प्रभाव हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। आई थिंक ये आपके पेपर में यूज़फुल होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी अगर आप इसको डीपली याद करेंगे, डीपली इसको स्टडी करेंगे, तो यू विल डेफिनेट अचीव योर गोल एंड यू विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका देखिए टॉपिक दिया गया है भूमिगत जल प्रदूषण, ठीक है, ये आई थिंक यहाँ पे रिपीटेड है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पर्यावरण जो संस्थान दिए गए हैं, पर्यावरण जो संस्थान हैं आपके वो यहाँ पे बताए गए हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें ही, क्योंकि ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखते हैं कि हम कि कैसे क्या होता है, कौन से संस्थान पर्यावरण से रिलेटेड कौन सी सिटी में है। तो जो आपका भारतीय वानस्पतिक जो आपका सर्वेक्षण है वो कोलकाता सिटी में है। नेक्स्ट आपका है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, ये भी आपका कोलकाता में है। फिर है भारतीय वन सर्वेक्षण, ये देहरादून में है। ये तीनों ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्थान हैं। आपको इन संस्थानों को काफ़ी ज़्यादा याद करना होगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण पूछा जाए तो कोलकाता में है, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है और वन सर्वेक्षण आपका कहाँ पर है, देहरादून में है। फिर है वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका देहरादून में है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी आपका देहरादून में ही है। फिर है आपका लकड़ी विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, तो लकड़ी विज्ञान और अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका बेंगलुरु में है। फिर है पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पारिस्थितिकीय जो आपका विज्ञान केंद्र है वो बेंगलुरु में है। फिर है आपका पर्यावरण शिक्षा केंद्र, पर्यावरण का जो शिक्षा केंद्र है वो आपके चेन्नई एवं बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो आपका नई दिल्ली में है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है जल प्रबंधन अभियांत्रिकी संस्थान, कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। फिर है केंद्रीय मृदा संरक्षण संस्थान, कहाँ पर है, तो वो भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है, तो वो आपके शिमला सिटी में है। नेक्स्ट है आपका वन उत्पादकता केंद्र, कहाँ पर है, तो वन उत्पादकता केंद्र आपका रांची में है। फिर है राष्ट्रपति वनस्पति विज्ञान संस्थान, तो ये आपका संस्थान लखनऊ में है। फिर है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये आपका इज्जत नगर बरेली में है। नेक्स्ट आपका जो संस्थान है वो है केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, ये जोरहट असम में है। फिर है सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिक पुनर्स्थापना केंद्र इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है वानिकी अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास संस्थान आपका छिड़वादा में है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताया जा रहा है वो आपको टिक कर लेने हैं। फिर है आपका उष्ण कटिबंधीय संस्थान जबलपुर में है। नेक्स्ट है आपका उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। फिर है भारतीय प्राणी कल्याण संस्थान वल्लभगढ़ हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे संस्थान है वो है आपका सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, आपका जो है वो है आपका केएम बटूर में। फिर है खनन पर्यावरण जो आपका केंद्र है वो अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। एंड लास्ट आपका जो पर्यावरण से रिलेटेड संस्थान है वो है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको NEERI कहते हैं, ये आपका नागपुर में है। ये आपके पर्यावरण से रिलेटेड जो संस्थान थे और कौन सी सिटी में ये आपके सिचुएटेड हैं वो यहाँ पर बताया गया
है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट भी मिलेंगे, तो वो आपको ध्यान में रख कर के पढ़ना है। और जो यहाँ पे आपके अन्य संस्थान दिए गए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अन्य जो संस्थान है उसमें पहला जो है वो है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये चेन्नई में है। नेक्स्ट है आपका शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। फिर है आपका केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मैसूर में है। और अपडेट होने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोम खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये कर्नाटका में है। ठीक है, अपडेट होने के बाद इसका नाम यहाँ पे चेंज हुआ है, वो आपको नोटिस करना है और नोट कर लेना है। फिर है आपका यहाँ पर केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस जो आपका है नागपुर में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका नेशनल प्लांट्स जेरोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है नई दिल्ली में है। अंटार्कटिका में स्थापित जो आपके शोध स्थल हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से, और ये आपके इम्पॉर्टेंट भी हैं तो आपको याद करना है। दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापना हुई थी। मैत्री की हुई है 1989 में। भारती की हुई है 2012 में। ग्रीन इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है वो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, ठीक है, भारत के स्थलों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें भारत के कितने स्थलों की संख्या है, तो 37 है। ठीक है, आपको बताने हैं 37 है यहाँ पर, जिसको हम लोग विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको 2018 में शामिल किया गया था। विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको के द्वारा 2018 में भारत के 37 जो आपके स्थल शामिल किए गए थे वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में है। ये आपको याद करना है क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है जो पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पर्यावरण बताया है और उसमें जो पर्यावरण में प्रदूषण होते हैं, कौन कौन से प्रदूषण है वो बताए हैं, प्रदूषण के कारण क्या हैं, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इसके वाहक कौन कौन से हैं, स्रोत क्या है, किस किस से कैसा प्रभाव पड़ता है, और फिर कैसे इसकी रोकथाम की जाए, और पर्यावरण के जो संस्थान हैं यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, और जो अन्य संस्थान हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो इस टॉपिक में आज इतना ही था इस वीडियो में। यहीं से यहाँ का ये वीडियो जो आपका है कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताया करिए आप लोग कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।